नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सुबह से लगातार 8 बजे से हम आपको काउंटिंग दिखा रहे हैं और पल पल की खबर दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये आपको दिखा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर वो रुझान भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 1 बज चुके हैं और अभी रुझान कहीं ना कहीं एक तरह से नतीजे में आ चुके हैं। अगर राजस्थान की तरफ नजर डालें तो 115 पर भाजपा आ गए हैं और कांग्रेस 65 पर है। अगर छत्तीसगढ़ की तरफ नजर डालें तो जो पहले आंकड़ा था सुबह, ये सुबह आंकड़ा अब बदल सा गया है। अब भाजपा 53 पहुंच गई है और कांग्रेस 35 पर पहुंच गई है। कंफर्ट मेजोरिटी के साथ यहां पर भी बीजेपी सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर तीसरी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है खुद अपनी बीजेपी, क्योंकि 2003 की बात कर लें 173 सीटें आई थी बीजेपी को। अगर 2013 की बात कर लें तो 165 के आसपास सीटें आई थी और अब 159 पर बीजेपी मध्य प्रदेश में कंफर्ट मेजोरिटी के साथ भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तेलंगाना में खुशी की खबर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। अभी चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कर रहा हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी, कांग्रेस नेता ब्रजभूषण नाथ जी, वरिष्ठ पत्रकार नितिन दुबे जी और मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज के आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले जेपी मूलचंदानी जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी यहां पर हम मेजोरिटी देख रहे हैं और बहुत सारी जगह जहां पर आपकी राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, यहां पर आप लोग सरकार बना रहे हैं। यहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप लोग की सरकार नहीं थी, अब यहां पर भी आप सरकार बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप सरकार बचा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ब्रजभूषण नाथ जी, देखिए जिस तरह से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे आप लोग की तरफ से, और हमने कल देखा जब एग्जिट पोल आया उसके बाद कमलनाथ ने भी अपना एक वीडियो जारी किया आपके जो नेता है, उम्मीदवार हैं, जो कार्यकर्ता उनको बूस्टअप करने के लिए कि एग्जिट पोल की तरफ मत जाइए। लेकिन एग्जिट पोल से भी यहां पर एक भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है और छत्तीसगढ़ में रिवाज नहीं बदल रहा है। और छत्तीसगढ़ में हम कह रहे हैं वहां पर जो एक आप लोग दावे कर रहे थे वहां पर अब बीजेपी सरकार बना रही है, रिवाज राजस्थान में नहीं बदल रहा है और वहां पर फिर से अब राजस्थान में सरकार बन रही है बीजेपी की। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती जा रही है। ये हमने या हमारे नेताजी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति भी आएगी। कार्यकर्ता पूरे उत्साह से लगा हुआ था और कार्यकर्ता की सबसे ज़्यादा हालत इसलिए ख़राब है कि वो सोचता है कि अब हम जाएं कहाँ। कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ था और वो अपने नेताओं पे भरोसा कर रहा था। दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ जी और कमलनाथ जी भी और दिग्विजय सिंह जी एक ही बात कह रहे थे 130 आएगी। हम लोग भी उसी अनुमान के साथ काम कर रहे थे और लग भी रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत विरोध है और जनता इस बार इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस प्रकार से महिलाओं का अपहरण हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पे आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, दलितों पर अत्याचार हुआ, उसके बाद भी अगर ये इस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे चौंकाने वाले हैं और कांग्रेस के हाईकमान को इसके पुनः मंथन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इतने अग्रसर रूप से आगे कैसे बढ़ रही है और हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, उसके बाद हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस का मंथन का समय है और कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कैसे, कमलनाथ जी जैसे और दिग्विजय सिंह जैसे नेता के रहते हुए मध्य प्रदेश में अगर यह हालत हो रही है तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का पूरा कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा नर्वस है और सबसे ज़्यादा उदास है इस वक्त। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लेकिन हालांकि खुशी की बात है तेलंगाना में आप लोग सरकार बना रहे हैं। भागीरथ जी, तेलंगाना तो हम लोग जाएंगे नहीं। मध्य प्रदेश में हम लोग रहते हैं, हमारा परिवार मध्य प्रदेश में रहता है और यहाँ पे करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं उन सबके तो तेलंगाना में एक अलग विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे बन रही, कर्नाटक में सरकार बनी, कर्नाटक में मैं तो भारत जोड़ो यात्रा में गया भी था तो मेरे से पूछा भी कि वहाँ की जनता की तासीर में यहाँ की तो मेरा बहुत अंतर है। वहाँ की जनता की तासीर में यहाँ की जनता की तासीर में बहुत अंतर है और मध्य प्रदेश में इस प्रकार के जो परिणाम आ रहे हैं और जबकि ये एग्जिट पोल में दिखाने लगा था पहले से, आज तक वालों ने दिखाया और कई आपके चैनल के माध्यम से भी कई चीज़ें खबरें आई, लेकिन हम लोग उस बात को नकार रहे थे, हम लोग आपकी बात को पहचान नहीं पा रहे थे और यही बात कहते थे कि सर्वे वर्वे हम लोग नहीं मानते और जनता हमारे साथ है। तो जनता किसके साथ है?
अगर ये बात हमारा नेताजी और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग समझ नहीं पा रहे कि आने वाले टाइम पे हम लोग स्टैंड कैसे होंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस प्रकार से स्टैंड कर पाएगी और जनता के लिए कैसे लड़ाई लड़ पाएगी। चलिए, बिल्कुल लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन लगातार कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही बड़े बड़े नेताओं की। एक बार कुछ प्रतिक्रिया हम सुन लेते हैं। और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज है उसकी सही कीमत मिले, ये 4 चीजें हैं। और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये भरोसा। जनार्दन, सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। की दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ तल्ख टिप्पणी की थी, उसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ के 90 विधान सीटों पर लगातार मतगणना जारी है और अचानक से जो बीजेपी के जो फेवर में जो मत आ रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी काफ़ी उत्साह में है। मैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद हूं, जहां पे राजनांदगांव के सांसद मेरे साथ में संतोष पांडे जी, उनसे चर्चा करते हैं। रुझान आने के बाद क्या लग रहा है? पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का वातावरण है और सरगुजा से लेकर के बस्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने जो परिश्रम किया है, हमारे देश के जितने भी नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो रैली, सभा और हमारे प्रदेश के नेताओं ने जो किया है, आज उसी का परिणाम है कि उसका जो प्रतिफल है वो बैलेट के रूप में और कमल खिलता हुआ दिख रहा है। भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो है कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो भी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि उनके जो भूपेश के जो गारंटी थी या तो भूपेश के जो घोषणा पत्र थे, वे लगातार राहुल गांधी भी आए, सभा किए, उन्होंने भी घोषणा किया, वह असफल नजर आ रहा है क्या? वास्तव में मोदी जी की गारंटी पर सबने विश्वास किया। माननीय मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास हिंदुस्तान की जनता का है। आप देखे होंगे हमारे घोषणा पत्र आने के बाद जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनको भरी दीपावली में, दीपावली के त्यौहार के मध्य में एक घोषणा करनी पड़ी महालक्ष्मी योजना के नाम से। और यानी ये घबराहट में, हड़बड़ाहट में की गई ये घोषणा थी, यानी छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे बरगलाया जा सकता है, किंतु जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया। भाजपा की घोषणा पत्र जो 12,000 रुपया जो उन्होंने कहा, उस पर विश्वास किया, 15,000 रुपया पर विश्वास नहीं किया। राहुल गांधी जी की जहाँ जहाँ जो जो घोषणाएं थी, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे वो सब पहले से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता ने इस समय सही निर्णय लिया है और उसका परिणाम आ जा रहा है। कवर्धा की क्या स्थिति है? क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद अकबर हैं, कद्दावर नेता हैं, मंत्री भी हैं, वहाँ पे विजय शर्मा को भी उतारा गया है आपके बीजेपी की तरफ से। क्या लग रहा है वहाँ की स्थिति, खासकर जो धर्म के वहाँ के मुद्दे काफ़ी देखने को मिला? कवर्धा में तो केवल विधायक हटाव ही चला है। वहाँ तो केवल एक ही एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि सबसे पहले उसको भगाओ, उसको हटाओ। न वहाँ कोई घोषणा पत्र, न कोई मैनिफेस्टो,
न किसी प्रकार के और कोई मुद्दे। और इसलिए पूरे कवर्धा की जनता जो चाहती थी, आज वही परिणाम के रूप में और बैलेट के रूप में दिख रहा है। विजय शर्मा प्रचंड बहुमत से जीत करके कवर्धा विधानसभा से आने वाले हैं। लगातार एक ही सवाल रहा कि सीएम का चेहरा कौन रहेगा। बीजेपी की सरकार बनती है तो जो सीएम के चेहरे के दावेदार कौन कौन रहेंगे या कौन बनेगा सीएम? भारतीय जनता पार्टी में तो और ही बहुत प्रक्रिया बहुत साफ है। सामूहिक निर्णय होता है और सभी विधायक बैठेंगे और हाई कमान जो है, हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो निर्णय लेती है। एक आखिरी सवाल, अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले घोषणा कौन सी की जाएगी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद 25 दिसंबर को हम सबसे पहले बोनस देंगे एक साथ, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके बाद क्रमशः जो हमारी घोषणाएं हैं घोषणा पत्र में है, हम सब उसको धीरे धीरे पूरा करेंगे। बिल्कुल जो है कांग्रेस को और बीजेपी की लगातार जो है मतगणना जारी है और भाजपा काफ़ी उत्साह के साथ में है और लगातार जो बीजेपी की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर के काफ़ी उत्साह के साथ में बीजेपी नज़र आ रही है। संतोष पांडे जो सांसद हैं उनका कहना है कि अगर प्रदेश में सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों के लिए काम किया जाएगा। आने वाले समय में देखना होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार। कैमरा पर्सन दिवाकर साहू के साथ राहुल पाली, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी यहां पर सरकार बना रही है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए अपने विधानसभा क्षेत्र से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, उसी बीच में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हो गई है। वो अपनी सीट से हार गए हैं और एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा था कि बीजेपी को फायदा होगा। बिल्कुल बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हुई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। निवास से हारे हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। श्रीवास्तव सर, किस तरह से आपको देखते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर पूरी पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही बीजेपी को, इस बीच में बड़े नेता का हारना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते का हारना बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जब प्रदेश में इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और वहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री चुनाव हार जाते हैं, तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर बात क्या है। जहाँ देश भर में ये स्थिति है कि पूरे मध्य प्रदेश को लेकर के, और जहाँ पर मोदी जी की गारंटी पूरी चली, जिन्होंने जो गारंटी की बात कहा और लोगों ने उन पर, जनता ने भरोसा किया, तो निवास में क्यों नहीं किया, ये देखने वाली बात। मतलब यह है कि वहाँ पर केंद्रीय मंत्री को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी रही होगी या उनके कामकाज से जनता खुश नहीं रहेगी। नहीं तो ऐसे माहौल में जहाँ बड़े बड़े नेता, इस तरह के नेता अगर चुनाव हारते हैं, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारा, और वहाँ पर इनका हारना एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि ऐसे मंत्री चुनाव हारते हैं तो क्या होगा आने वाले समय में। एक बात। दूसरी बात, अभी जो चर्चा कर रहे थे हम लोग चुनावों को लेकर के और रुझान को लेकर के, बड़ा स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है, जो रुझान है। और अभी बीच बीच में एक नेता, कई नेताओं के, बड़े नेताओं के हारने की भी सूचना मिल रही है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जिस तरह का प्रयास किया है और अपनी गारंटी को जनता में भरोसा जताया है, हमको लगता है जनता ने प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा जताया, अन्य गारंटियों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि कई दलों ने अपनी अपनी गारंटी बताया है, लेकिन एक चीज़ पक्की है भागीरथ जी कि इन गारंटी में किसकी गारंटी भारी पड़ी, और वो सामने दिख रहा है। एक दूसरी बात है कि चूंकि तीनों राज्यों में सीएम फेस नहीं था भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर एक ही चेहरा था प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री के इस चेहरे को लोगों ने स्वीकार किया। तो हमें लगता है कि आज भी खास करके हिंदी पट्टी में, हम साउथ का छोड़ दें क्योंकि साउथ में आप देख रहे होंगे कि वहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हिंदी बेल्ट में आज भी वो उनका वही मैजिक है मोदी जी का जो पहले था। और शायद ये जो है 2024 के चुनाव में एक तरह का एक संकेत भी है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। कारण यह कि जिस तरह की मार्जिन है, जिस तरह की लीड है भारतीय जनता पार्टी की, उससे आप देखिए कि इन राज्यों में लगभग आपको समझ लीजिए करीब करीब
60-70 सीटें आती हैं और इन सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली थी 3 राज्यों में, एक सीट मध्य प्रदेश में मिली थी और 3 सीट जो है छत्तीसगढ़ में। तो इन सीटों को अगर आप देखें और ये बहुमत के आंकड़े को देखें तो हमको लगता है पुराना ही जो है लोकसभा का रिजल्ट जो है सामने देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 2024 की तैयारी है और इस बार ऐसा लग रहा था विधानसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव नहीं लोकसभा चुनाव है। शाह आलम जी, जिस तरह की रणनीति आप लोग ने अपनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रखा विधानसभा में, विधानसभा चुनाव में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, किसी का भी सीएम फेस आपने नहीं रखा। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भी थे, तब भी आपने उनका फेस सामने नहीं रखा। ये रणनीति आप लोग की काम कर गई, लेकिन जिस तरह से अब जो पूरा क्रेडिट क्या है वो मोदी का जाएगा, मोदी मैजिक का जाएगा, या फिर आप लोग क्रेडिट यही बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी हो रहा है मोदी मैजिक के कारण हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है? देखिए भागीरथ जी, निश्चित रूप से आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस बार प्रत्याशी कमल का फूल होगा और मैं स्वयं होऊंगा। तो निश्चित रूप से ये जो तीनों राज्यों की बताया जो है और चौथा राज्य भी, खैर 3 राज्यों में तो स्पष्ट हो जाएंगे, तो ये जीत नरेंद्र मोदी जी की, ये जीत जनता की है। भारतीय जनता पार्टी चुना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर ही जनता विश्वास करती है। तो कांग्रेस के वादे सब खोखले साबित हुए, कांग्रेस के आरोप जो है निराधार साबित हुए। इस प्रकार से कांग्रेस जो है बराबर यहाँ पर मध्य प्रदेश में खासतौर से आरोप लगाती रही, लेकिन जनता ने जो है इनको उसका जवाब दिया है। और मैं समझता हूँ कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्थिति मध्य प्रदेश कांग्रेस की होने वाली है। बिल्कुल, अब लग ही रहा था कि जिस तरह से अब आप लोग, क्योंकि जो चुनाव आप लोग ने लड़ा है इसको बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तरह लड़ा है। लेकिन ब्रजभूषण नाथ जी, देखिए इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत सारे लिटमस टेस्ट थे। सबसे बड़ा उसमें एक वादा था आप लोग का कि आप लोग जातीय जनगणना कराएंगे, और इसको लेकर हमने बिहार में देखा है। बिहार में वहां पर फिर जो आरक्षण का प्रतिशत उसको बढ़ा भी दिया गया, और ऐसा भी माना जा रहा था कि इस आप लोग स्ट्रेटेजी के तहत आप बीजेपी को घेरना चाहते हैं। हमने देखा राहुल गांधी ने हर बार ओबीसी आरक्षण की बात की और जातीय जनगणना की बात की, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट सामने आए ऐसा लग रहा है जातीय जनगणना कार्ड नहीं चला, और अगर विधानसभा चुनाव में नहीं चला तो फिर लोकसभा चुनाव में कैसे चलेगा ये? निश्चित तौर पर भागीरथ जी, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि कांग्रेस को पुनर्विचार करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना को 3000 रुपये तक ले जाने वाली बात शिवराज सिंह चौहान जी ने और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के माध्यम से करी है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ रुपए प्रति माह की और जरूरत पड़ेगी। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं भागीरथ जी, लगभग 4000 करोड़ रुपए प्रति माह कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी, और 500 रुपए का सिलेंडर भी बहुत जल्दी अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता को देना ही है। 450 में वादा किया है। हाँ, 500 का हमने किया, 450 का नहीं किया, 50 रुपए और सस्ता किया है। तो ये भी बहुत जल्दी 1.25 करोड़ बहनों को लिए आपको देना ही पड़ेगा, चाहे शिवराज जी रहें चाहे ना रहें, क्योंकि गारंटी नरेंद्र मोदी जी की थी। अगर ये बहुत जल्दी घोषणा नहीं होती है तो अगला लोकसभा चुनाव जो आ रहा है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भारी होगा, कांग्रेस के लिए नहीं। और शिवराज सिंह चौहान जी तो इस बार चेहरा थे नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी इसलिए मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं थे कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा नहीं था, और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी से कहता हूं कि अगले मुख्यमंत्री वो बनेंगे भी नहीं, कि अगर उनके नाम पे अगर चुनाव जीतना होता तो मध्य प्रदेश में चुनाव जीता नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह को मालूम था कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आदिवासियों के सर पे बाथरूम की गई, जिस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार किया गया, ये बस की बात नहीं है। तभी अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी को 2 महीने पहले मध्य प्रदेश कमान लेनी पड़ी और सिंधिया जी को अपने साथ में रखकर बार बार ग्वालियर जाना पड़ा, कभी सिंधिया जी को साथ में लेके जाना पड़ा। तो नई कवायद हो रही है। अब मध्य प्रदेश में अगर ये बात करें कि कमल का फूल का जादू चला है और नरेंद्र मोदी जी का चला है, तो फग्गन सिंह कुलस्ते के क्षेत्र में बहनों की लाडली बहना योजना क्यों नहीं चली, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जादू क्यों नहीं चला? मध्य प्रदेश से अगर मध्य प्रदेश में आज हम 65 पे दिख रहे हैं, तो 65 जगह मध्य प्रदेश का जादू नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं चल रहा? क्या वहाँ की लाडली बहना नहीं है, वहाँ नहीं मान रही? तो इसी प्रकार से बड़े संकट का समय आने वाला है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और शाहवर भाई, आपको बधाई दे दूं कि आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए खुशी की बात है, लेकिन फिर आपको सभी लोग घेरेंगे कि शाहवर जी हमारा गैस का सिलेंडर हमें 3000 कब से मिलेंगे, तो आप छिपना नहीं, और मुझे मालूम है आप छिपने वालों में से नहीं हो, तो बधाई देता हूँ आपको। मध्य प्रदेश के अंदर 4000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रति माह शुरुआत होने वाली है,
और ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की जबान की बात है। शिवराज सिंह चौहान जी तो बोली हालांकि ब्रजभूषण जी देखिए, ये तो आप लोग की तरफ से वादा किया गया था। अगर आप हिसाब किताब कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का बजट नहीं है, पैसा लेना पड़ेगा, अगर आप लोग की सरकार बनती आप लोग को भी देना पड़ता। तो अब तो इनको देना ही पड़ेगा ना। हमारी सरकार बनती, जिस प्रकार से ये बोलते थे किसानों कर्ज माफी नहीं करते, ये नहीं करते, अब तो आप 1250 लेके जो आपने 4 महीने दिए, लगभग 5000 रुपए एक महिला को, एक लाडली बहना को दिए हैं आपने। 1.25 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो 1.25 करोड़ का हिसाब लगाएंगे तो 4000 करोड़ रुपए। ठीक है, मुझे लगता है अब ये हिसाब किताब तो शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है और जो आपने वादे किए उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। और हालांकि शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आएगी, जो वादा किया उसको पूरा करेंगे, चाहे कितना भी कर्ज लेना पड़े, चाहे कितना भी कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ जाए या मध्य प्रदेश के ऊपर पड़ जाए। बहरहाल ये तो सरकार का निर्णय है, कितना कर्ज लेना है कितना नहीं लेना। मुझे लगता है कि जो फैसले घड़ी यहां पर आ चुकी है, क्योंकि तकरीबन 2 बजने वाले हैं और जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस के पास खुशी की वजह है, क्योंकि तेलंगाना में वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको फिर से बता दें कि फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हो गई अपने विधानसभा क्षेत्र से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, जहां पर निवास से हारे हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। तो बड़े नेता हैं, एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़वाया गया था और इस चुनावी जंग में फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हुई है। तो ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हुई है निवास विधानसभा क्षेत्र से। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एक तरफ बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है, 161 पर पहुंच चुकी है और भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, वहीं निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हुई है। कुछ और बड़े नेता हैं जिनकी हार हुई है, यहां पर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मंडला से हमारे संवाददाता अशोक अग्रवाल से। अशोक, क्या कुछ प्रतिशत रहा है, कितना मार्जिन रहा है और उनके सामने कौन प्रतिद्वंदी था, कितने वोटों से हारे फग्गन सिंह कुलस्ते? जी भगत, बताना चाहेंगे कि ये जो चुनाव था देवास विधानसभा हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व में फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री है उनको मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने चैन सिंह बड़गड़े जो पूर्व में नगर परिषद देवास के अध्यक्ष रहे उनको उतारा था। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में लाडली बहना की जो बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि निवास विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहना का फैक्टर नहीं चल पाया है। कुलस्ते जी ने, शायद भाजपा ने इस सेक्टर को पब्लिक तक पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है और बताया जा रहा है तकरीबन 12,000 की वोटों से चैन सिंह बड़गड़े जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो विजय हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एक रणनीति थी कि केंद्रीय मंत्री को उतारो, सांसदों को उतारो, ताकि जिस विधानसभा क्षेत्र से वो तो चुनाव लड़ेंगे उसके आसपास के क्षेत्रों में भी फायदा होगा और उसका असर दिखाई देगा, और मुझे लगता है ये रणनीति काम कर गई है। लेकिन और क्या वजह सामने आ रही है कि फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी सीट से खुद हार गए हैं, बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है। भगीरथ, बताना चाहेंगे कि कुछ जो बेल्ट होता है जहाँ से पेटियां चालू होती है वहाँ एक गोलवाना का फैक्टर माना जाता है और उस तरफ से अगर किसी की लीड मिलती है तो निश्चित मानिए कि सीट पे कब्जा उन्हीं का होता है। और ये बीजादारी उदयपुर से जो चालू हुआ था और वहाँ तकरीबन स्टार्टिंग से ही कांग्रेस ने लीड बनाना चालू कर दी थी। उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि बिल्कुल फग्गन सिंह जो कुलस्ते हैं उनकी हार निश्चित मानी जा रही थी। और तकरीबन जो 16-17 राउंड हुए उस स्थिति में जो पता चला कि तकरीबन 12,000 की लीड से फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए हैं। कहना चाहिए कि आदिवासियों को लुभाने में शायद नाकाम साबित हुए हैं। यही वजह है कि इस सेक्टर में केंद्रीय मंत्री हार हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहां पर जिस तरह से एक तरफ बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है, 161 पर बीजेपी आगे चल रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री का हारना, वाकई यहां पर कुछ सवाल तो जरूर खड़ा होता है, लेकिन बीजेपी के लिए खुशी का मौका है क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। शावर आलम जी, एक तरफ तो जो रणनीति आप लोग ने अख्तियार की थी जिसमें केंद्रीय मंत्री को आपने मैदान में उतारा, आपने सांसदों को मैदान में उतारा और एक माहौल यह बनाया है कि सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का फेस नहीं है, बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनमें से एक नाम ये भी था फग्गन सिंह कुलस्ते का, लेकिन वो अपनी सीट निवास से हार गए। शावर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मैं भगीरथ जी, मेरा ये कहना है कि निवास में चुनाव की रणनीति में कोई भारी चूक हुई है, इसीलिए फग्गन सिंह कुलस्ते जी का जो रिजल्ट है वो सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है उस पर लोगों ने वोट दिया है, नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर वोट दिया है, विकास पर वोट दिया है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो ये लाडली
बहना का भी सहयोग मिला है हमको, इसलिए मध्य प्रदेश में हम बम्पर जीतते हैं। और पूरे प्रदेश में तीनों राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, मोदी जी का जादू चला है। और जो जादूगर थे उनको उनकी मुक्की खानी पड़ी है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। ठीक है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठना शुरू हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, ये सब जो केंद्रीय चुनाव समिति हाईकमान है जो भारतीय जनता पार्टी का, वो तय करता है। जिसको जो दायित्व दिया जाता है वो दायित्व जो है वो निभाया जाएगा। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री है, दोबारा उनको चुना जा सकता है? क्यों नहीं? जब हाईकमान के निर्देश होंगे तो शिवराज जी मुख्यमंत्री होंगे, और यदि हाईकमान के निर्देश है कि शिवराज जी को कोई और दायित्व दिया जाएगा तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन मुझे लगता है कि करेंगे। हालांकि आप अभी क्लियर तरह से इसको नहीं बता पाएंगे क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा। लेकिन ब्रिजभूषण नाथ जी, देखिए अब तो मुझे लगता है स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो गई है। छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि बहुत कम वहां पर सीटों का फासला रहता है। हालांकि 53-34 पे अब बहुत बड़ा फासला हो गया और बहुमत के लिए चाहिए 46। तो मुझे लगता है वहां पर भी अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन यहां पर जिस तरह से बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी रखी थी, क्योंकि अगर मैं देखूं 2018 में 2 नाम थे मुख्यमंत्री के, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह या कुछ 1-2 लोग का नाम और सामने आ रहा था। लेकिन इस बार यहां पर मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी ने इतने सारे चेहरे सामने रख दिए थे मुख्यमंत्री के, और सबको उनके रीजन में लग रहा था कि यही नेता हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो। और केंद्रीय मंत्री को उतार दिया, सांसदों को उतार दिया। तो क्या ये बीजेपी की स्ट्रेटजी काम कर गई और कांग्रेस इस स्ट्रेटजी को नहीं समझ पाई और यही कहने में लग गई कि शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास नहीं है, वहां पर रमन सिंह पर विश्वास नहीं है, या फिर वहां पर वसुंधरा राजे पर विश्वास नहीं है, इसलिए बड़े नेताओं को या केंद्रीय नेताओं को उतारा जा रहा है? निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो मंत्री थे वो उतारा, और जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों को, कद्दावर नेताओं को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए उतारा था। निश्चित तौर पे वो रणनीति तो काम आई है, इस बात की मैं तारीफ़ करूंगा उनकी। और वो रणनीति के तहत कैलाश विजयवर्गीय निमाड़ मालवा, प्रहलाद पटेल जी बुंदेलखंड, इधर पे बेल्ट में जो काम हो रहे थे उन्होंने बता दिया था कि आप सब लोग मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदार हो, और अगर आप अपने बेल्ट में, अपने एरिया में जीत जाते हो तो मुख्यमंत्री रहोगे, नहीं तो अपने घर बैठो। तो इस प्रकार की रणनीति भी काम आ रही थी और सब अपने अपने मुख्यमंत्री बनने के लगे थे। आपने भी देखा होगा भागीरथ जी, कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि मैं केवल मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं, मुझे बड़ा पद मिलने वाला है। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बोल दिया है। गोपाल भार्गव जी के जो गुरुजी हैं, जो चुनाव लड़ रहे थे, बोले अगली बार मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तो एक उनके भी गुरुजी भी है कि साख दाव पे लगी हुई है अभी, और गोपाल भार्गव जी की साख दाव पे लगी है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। प्रहलाद पटेल जी बहुत टाइम से, उमा भारती के टाइम से चाह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, तो वो भी इस तैयारी में ही है। और सिंधिया जी का क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। और अगर शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा होता तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और लाडली बहना के नेतृत्व में चुनाव लड़ा होता। ये चुनाव लड़ा गया कमल के फूल पे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की 230 विधानसभाओं में 70 विधानसभाओं में लगभग, जो अभी आपका आंकड़ा दिखा रहा है, 70 में तो नरेंद्र मोदी जी के दाव चला ही नहीं है, ना कमल का फूल चला वहाँ पे। तभी तो 70 विधानसभा में हम बढ़ के चल ही रहे ना। तो सरकार आप बना रहे हैं, निश्चित तौर पे सही बात है ये। लेकिन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी जादू नहीं चल रहा। मध्य प्रदेश में 70 विधानसभा में नहीं चला। मध्य प्रदेश में जहां फग्गन सिंह कुलस्ते एक आदिवासी हैं, वहां पे शिवराज सिंह, वहां पे नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का कोई खेल नहीं चल पाया और वो हार गए चुनाव। तो बात अलग है कि उसको फग्गन सिंह कुलस्ते को हो सकता है राष्ट्रपति बना दे, या मध्य प्रदेश में उनको भी मुख्यमंत्री बना के किसी दूसरी विधानसभा से उनको चुनाव दोबारा लड़वा दें। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। उमा भारती को हटाने के बाद शिवराज सिंह, बाबूलाल गौर जी को बना दिया 3 महीने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान नेता तो कुछ भी कर सकता है, और उनके हाथ में सब कुछ है, प्रशासन उनके पास है, ईडी है, सीबीआई, सब उनके पास है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि जैसा आप कह रहे थे कि अभी सब जगह नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है सरकार बनाने के लिए बस आधे से एक ज्यादा सीटें चाहिए, ज्यादा रहती हैं। सबको खुश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास आधी सीट से एक ज्यादा सीट ज्यादा है तो आप सरकार बना सकते हैं। आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह से यहां पर, क्योंकि आप सवाल उठने शुरू हो जाएंगे भाई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि रणनीति के तहत बीजेपी मैदान में उतरी थी, मुख्यमंत्री चेहरा मत सामने लेकर आओ। नहीं तो हमने इसके पहले देखा अक्सर प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा पहले से डिक्लेयर कर दिया जाता था। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी उनका चेहरा डिक्लेयर कर दिया था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो वो
प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये स्ट्रेटेजी विधानसभा चुनाव में काम आई, क्योंकि कम से कम एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको रोकने में काम आई। लेकिन अब सवाल उठेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मध्य प्रदेश में कौन बनेगा, छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा, राजस्थान में कौन बनेगा, क्या वहां से वसुंधरा को मौका मिलेगा, यहां से रमन सिंह को, या फिर शिवराज सिंह चौहान दोबारा यहां पर बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए भागीरथ जी, जो पुराने जो लोग भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे वसुंधरा जी रही हों, शिवराज जी रहे हों या फिर रमन सिंह, हमको लगता कि केंद्रीय नेतृत्व इनको शायद ही मुख्यमंत्री दोबारा बनाने का प्रयास करेगा। और फिर एक तो ये भी है कि 2024 में चुनाव है, हो सकता है इन्हीं चेहरों पर फिर भरोसा किया जाए, लेकिन लगता नहीं है। जिस तरह की जीत है, हमको लगता है कि कोई नए चेहरे जरूर आएंगे। अब नया चेहरा कौन होगा, इस पर तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में मंथन भी होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि गारंटी, मुख्यमंत्री वही होगा जो मोदी जी की गारंटी को सफल बनाएगा। अब कितना गारंटी, जैसे अभी बात हो रही थी 450 में सिलेंडर, तो क्या इन्हीं तीनों राज्यों में होगा कि पूरे देश भर में हो जाएगा? दूसरा, लाडली बहना 3000 तक देना है, क्या यही होगा कि 30-40 करोड़ बहनों को 3000 रुपया मिलने लगेगा देश को? ये सब सारी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार बना लें, सरकार बनाने के बाद भी अर्थव्यवस्था, तमाम चीज़ों को की एक बड़ी चुनौती होगी। और शायद ये भी गारंटी जिस पर भरोसा किया जनता ने, उस गारंटी को, वो भी मोदी जी की गारंटी है जिस पर भरोसा लोगों ने किया ही है, और इस तरह का मैंडेट आया है। तो हमें लगता है कि इन सारी बातों का आकलन होगा और किस तरह से इन चीज़ों को आगे बढ़ा। दूसरी बात क्या, एंटी इनकम्बेंसी अभी देखिए क्या है, हम ये मानते हैं कि इसमें नहीं चला एंटी इनकम्बेंसी, कुछ तो चला होगा। अभी ब्रजभूषण जी बोले थे कि हम 70 जगहों पर क्यों आए, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी जीत जाते। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात फिर एक बार लोकसभा चुनाव में खड़ी होगी, तो हमें लगता है कि उसको तो दूर करेंगे ही इन राज्यों में जो स्टेट को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। तो हमारा कयास ये है कि इन सारी चीज़ों पर पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फोकस रहेगा। और आने वाला 2024 का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 6 महीने में चुनाव होना है। और इन सारी बातों को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नया चेहरा दे और नए चेहरे पर दाव लगाए, ताकि जो लोकसभा में आसानी हो सके। और उसमें बहुत सारे नाम हैं मध्य प्रदेश में जो आगे हैं, आगे आने वाले समय में आएंगे। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते का एक हारना बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होता तो शायद आदिवासी चेहरा हो सकते थे। हारने के बाद हमें नहीं लगता कि कोई भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा दांव खेलने जाएगी कि लेकिन उत्तराखंड में खेल चुके हैं, वहां पर धामी को फिर से बनाया था मुख्यमंत्री और वहीं कहीं और से चुनाव लड़ाया था उनको। धामी और इनमें थोड़ा अंतर है। धामी में क्या था कि मुख्यमंत्री थे और उसके बाद एक पूरे जिता ले गए थे प्रदेश, वहां पर मोदी जी और उनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया था। सिर्फ धामी चुनाव हार गए थे, दोबारा भारी मतों से 50,000 से ऊपर मतों से जीते। तो वो तो वहां तो लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते क्यों, जब भारी मतों से शिवराज सिंह चौहान खुद ही चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों बनेगी? यहाँ तो परिस्थितियां दूसरी हैं और उत्तराखंड और यहाँ में अंतर भी है। तो हमें लगता है कि एक तैयारी जरूर होगी और हमको लगता है जो आने वाले समय में शायद चेहरे भी तय हो गए हों कि किसको सीएम बनाना है। अब हम आप यहाँ पर बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन चेहरे भी तय हो गए होंगे। और शायद आने वाले 2-4 दिनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो 7 तारीख है या कभी बड़े जल्दी यहाँ पर सीएम डिक्लेयर हो जाएंगे। मुझे लगता है कम से कम पोस्टर तो लगने शुरू हो जाएंगे कि भावी मुख्यमंत्री का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते, उनके कार्यकर्ता समर्थक। तो नहीं, अब देखिए नाम लेके अब कोई नहीं आगे डर जाएंगे कि भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब ऐसा थोड़े कि क्यों शिवराज सिंह का पोस्टर लगाएगा, अब वो बनने के बाद भले लगा दे, लेकिन आज की डेट में लगाने की स्थिति में कोई भी नहीं है और कोई कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, या फिर ये भी हो सकता है पोस्टर ना लगाए, क्योंकि ब्रजभूषण नाथ जी, कमलनाथ जी का पोस्टर लगा था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, देखिए तो गड़बड़ हो गया। आप भागीरथ जी, सबसे बड़े हमारे कांग्रेस के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रत्याशी खुद दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, बड़े नेता, सभी लोग केवल एक ही फेस मान रहे थे, कमलनाथ जी को। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा सीएम की मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट थी और सबसे ज्यादा लड़ाई भी वहीं पे थी। अभी आपने कहा कि पोस्टर अभियान, आप भी देख रहे हैं भागीरथ जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता में इतनी ताकत नहीं कि अपने नेता को मुख्यमंत्री के नाम पे पोस्टर लगा ले। जिस दिन वो पोस्टर लगा तो वो पता लगा ना वो उनका नेता मुख्यमंत्री बनेगा ना वो कार्यकर्ता रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की पार्टी है। ये तो आप तारीफ कर रहे हैं पार्टी की, आप बीजेपी पार्टी की। आप मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ बीजेपी पार्टी की आप तारीफ कर रहे हैं। आप तारीफ नहीं, वहां पे एक बड़ी चीज है कि मैं बताऊं, डर इतना है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे डरते नहीं है। लोकतंत्र में बोलते हैं कि हाँ हमारे नेता कमलनाथ है। अब आप देखिए ना, हमारे नेता कमलनाथ, हम लोग बोलते हैं, खुले हम बोलते हैं। ये बोल के देखिए कि हमारे नेता सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
पूछवाइए आप शाहवर भाई से, लेवल नहीं बोल पाएंगे, बोले हाईकमान तय करेगा। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। गोपाल भार्गव जी तो उनके गुरुजी बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हीं के कार्यकर्ता विधानसभा से लगा के बताते पोस्टर। तो भाई ये सवाल मैं शावर जी से पूछ, शावर जी आपका दिल क्या कहता है, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए, पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ भावी मुख्यमंत्री कोई नहीं होता। जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा बोल दो शावर भाई, वो मुख्यमंत्री होगा। ये कोई कांग्रेस थोड़ी है कि पहले से ही भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगा दिए गए थे। क्या हुआ भावी मुख्यमंत्री जी का? तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है, यहाँ अनुशासन है। तो भाई जी 7 तारीख से पहले ये तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, लेकिन कौन कौन मुख्यमंत्री की रेस में, मुझे लगता है ये तो आप शायद जरूर बता सकते हैं। नहीं, रेस नहीं होती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को में तो दायित्व दिया जाता है, और ये दायित्व ठीक है, तो मैं सवाल चेंज कर देता हूँ, कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो इस दायित्व को उठा सकते हैं? होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करके बता देगा, और ये मैं समझता हूँ कि 7 तारीख से पहले या 7 तारीख तक तो क्लियर हो ही जाएगा। भागीरथ जी, आपकी किसी बात में शावर भाई आने नहीं वाले, पूछ लीजिए आप। अरे भैया, ब्रिजभूषण जी, कांग्रेस से सुधार ना हो भैया। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्थिति होना है। हालांकि संगठन आपका जिंदा रहेगा, लेकिन सत्ता बिहार और यूपी की तरफ पर चलाएंगे। शावर जी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, देखिए जीत आप रहे हैं लेकिन थोड़े सुधार आप हैं, ब्रिजभूषण जी हार रहे लेकिन देखिए कितने खुश हैं वो। अरे वो अंदर से बड़े दुखी है असल में। अंदर से बहुत दुखी है भाई। नहीं, इन्होंने जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। चलिए, बधाई आपको भी, आपने जनादेश का सम्मान किया, वरना वो कांग्रेसी तो शायद अभी तक नहीं मानने को तैयार होंगे। हाँ, वही कर रहे हैं, सम्मान हमने मान लिया शावर में, बधाई दे दी आपको जी, धन्यवाद। लेकिन शावर जी देखिए, जिस तरह से कर्नाटक में आप लोग को हार हुई थी, उसके बाद मुझे लगा शायद यहां पर स्ट्रेटेजी आप लोग ने उसको बदली, क्योंकि जिस तरह से वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियां चली और उसके कारण आप लोग के बड़े बड़े दावे, मोदी चेहरा, तमाम चीजें फेल हो गई। यहां पर आप लोग ने सिर्फ मोदी चेहरे के दम पर नहीं, सिर्फ अपने वादे के दम पर नहीं, यहां पर आप लोग कांग्रेस के सामने, क्योंकि एक नेता हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी ने कांग्रेस की कॉपी की है, खासकर घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने बोला हम 500 रुपए, आपने कहा हम 450 रुपए सिलेंडर देंगे। कांग्रेस में कमलनाथ ने कहा हम 1500 रुपए देंगे नारी सम्मान, आपने कहा हम लाडली बहना योजना देंगे 1000 रुपए, 1200 और 3000 तक। तो क्या यहां पर आप लोग ने कर्नाटक से सीखा कि गारंटी जो कांग्रेस की काम कर गई है, वो गारंटी अगर मध्य प्रदेश में काम कर गई, राजस्थान में काम कर गई और छत्तीसगढ़ में काम कर गई, तो आपकी सरकार नहीं बनेगी? देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो जमीन पर काम करती है, विकास के लिए काम करती है, और क्षेत्र की जनता जो है, हमारे पन्ना प्रभारी है, वो एक एक प्रभारी बता देंगे। ये जीत तो हमको पहले से ही मालूम थी कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो हवा में चलते हैं, और कांग्रेस हमेशा से भी भागीरथ जी हवा में जीती है। इसी में आपसे डिटेल में जाऊंगा, लेकिन फिलहाल बिल्कुल शावर जी, यही डिटेल में आपसे जानूंगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इस वक्त में यहां पर पन्ना से बीजेपी की जीत हुई है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पन्ना से बीजेपी की जीत हुई है, बृजेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं यहां से, और साथ ही गंज बासोदा से निशंक जैन की जीत हुई है, बीजेपी के हरि सिंह रघुवंशी को हराया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पन्ना से बीजेपी की जीत हुई है, तो वहीं गंज बासोदा से कांग्रेस की जीत हुई है। पन्ना में बीजेपी की जीत हुई है, बृजेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं, तो वहीं गंजबासुदा में निशंक जैन जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनकी जीत हुई है। उन्होंने बीजेपी के हरि सिंह रघुवंशी को हराया है। तो लगातार हम स्वदेश न्यूज में आपको ये भी बता रहे हैं, पल पल की खबर बता रहे हैं कि कौन सा नेता कहां से जीते हैं, कौन से नेता कहां से आ रहे हैं। श्रीवास्तव सर, कर्नाटक की हार से तो यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी सीखी, एक राज्य जरूर गवाया है, लेकिन गेन अगर देखें तो यहां से 2 राज्य, एक राज्य तो मध्य प्रदेश का बचा लिया है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान फिर से अपने कब्जे में ले लिया बीजेपी ने, तो एक राज्य कर्नाटक हारा और यहां से 2 राज्य गेन में है। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जहां तक मध्य प्रदेश की सरकार को बचाया नहीं, भारी बहुमत से चुनाव जीता। मतलब यह है कि लोगों का प्रधानमंत्री मोदी जी पर और शिवराज सिंह चौहान की नीतियों पर लोगों ने भरोसा जताया, ये बात सही है। खास करके वहाँ परेशानी लोग भारतीय जनता कांग्रेस के सामने है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी उन्होंने सत्ता गंवाया है, और सवाल है वहाँ भी गारंटियाँ चल रही थी, कांग्रेस की भी गारंटी थी, लेकिन वहाँ काम नहीं आई। तो शायद एक चीज़ और है
कि मोदी जी का चेहरा वहाँ मैजिक काम आया होगा, साथ साथ गारंटी भी। और जहाँ तक अभी भी ये बात जो सामने है कि 450 का सिलेंडर इन राज्यों में आते से देना पड़ेगा इनको, नहीं देंगे तो 2024 6 महीने बाद चुनाव है, और वहाँ पर स्थिति ये होगी कि पूरे लोग, अन्य राज्यों की भी डिमांड होगी कि आप 450 का सिलेंडर दीजिए। आपने देखा होगा राजस्थान में गहलोत ने 500 रुपये सिलेंडर पहले से ही देना चालू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जनता का भरोसा नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने 450 पर भरोसा किया। तो हमें लगता है जनता भी काफ़ी होशियार है और जानती है कि ये दल जो हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर दल हैं, ये निश्चित रूप से फ्री बीज का सहारा जरूर लेंगे आने वाले चुनाव में, और अगली क्या गारंटियां आती लोकसभा में ये भी देखने वाली बात होगी। अभी और कितना जनता को देना बाकी है उस पर भी विचार करना होगा। इन सारी चीज़ों का एक तरह से जो है इनको विश्लेषण करना होगा। और अभी तो देखते जाइए आप, 3 राज्यों में बिल्कुल बधाई के पात्र है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सरकार बनी है, लेकिन आने वाले समय में भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खास करके जिस तरह से राज्यों पर हर समय लोन दर लोन होते जा रहे हैं, कर्ज दर कर्ज लेते जा रहे हैं, तो उससे विकास कितना करेंगे ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, वाकई इस पर और अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं कि जिस तरह से सरकार की तरफ से पैसे बांटा जाता है उससे विकास कितना प्रभावी होगा। हालांकि हर कोई बात करता है, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, कोई इससे जन कल्याण की बात करता है और कोई इससे गरीबों के उत्थान की बात करता है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये वाकई डिबेटल इश्यू है और इसको लेकर हम लगातार मीडिया में चर्चा करते भी रहते हैं। लेकिन बृजभूषण नाथ जी, कर्नाटक में जीत के बाद ऐसा लगा कहीं ना कहीं कांग्रेस शायद अति आत्मविश्वास में थी कि कर्नाटक में जो रणनीति अपनाई, यही सेम रणनीति आप छत्तीसगढ़ में अपना लीजिए, यही सेम रणनीति आप मध्य प्रदेश में अपना लीजिए, यही सेम रणनीति आप राजस्थान में अपना लीजिए, गारंटी कर दीजिए, गारंटी दे दीजिए और हम जीत जाएंगे। बाकी जो रणनीति है उस पर शायद ऐसा लग रहा है कांग्रेस नहीं गई है, उनको लगा गारंटी की बात कर लो और जाति जनगणना की बात कर लो, हम जीत जाएंगे। देखिए भागीरथ जी, आप इस पे थोड़ा सा पुनर्विचार करिए कि कमलनाथ जी ने जब नारी सम्मान योजना की बात करी, वचन पत्र दिया और 500 रुपये सिलेंडर की बात करी जो राजस्थान में चल रहा था, ठीक उसके 15 दिन 1 महीने बाद पूरी कॉपी करके उन्हें 450 का सिलेंडर, और जहाँ 1500 की बात थी वो 1250 से 3000 तक पर ले जाने की बात करी। कमलनाथ जी का विजन के हिसाब से आप शिवराज सिंह चौहान जी का विजन को आप आंक नहीं सकते। कमलनाथ जी यहाँ पे रोजगार भी स्थापित करते, लेकिन आप डाटा चेक करेंगे मध्य प्रदेश का और देश का, तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, डाटा ये भी आपको भागीरथ जी देखना चाहिए, आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाली बात नहीं है, बात ये है कि इस देश में अर्थव्यवस्था और देश में कर्ज कितना बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आज की दिनांक पर देखा जाए भागीरथ जी, 54 करोड़ रुपए प्रतिदिन, अब फिर से मैं बता रहा हूं आपको, 54 करोड़ रुपए प्रतिदिन केवल मध्य प्रदेश शासन ब्याज का दे रही है। 20,000 करोड़ रुपए साल का ब्याज का है। अगले बार शिवराज सिंह चौहान जी का जब ये शासन खत्म हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का जब शासन खत्म होगा, तो मैं आपको दावे से कैसा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि ये कर्जा आपका 4 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। माफी चाहता हूं, 6 लाख करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है शायद आप 6 लाख करोड़ बोल दीजिए, 10 लाख करोड़ बोल दीजिए, लेकिन मुझे लगता है शायद आम जनता को फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उनको चीजें मिलती रहेंगी, जब तक उनको चीजें मिलती रहेंगी और वो खुश रहेंगे। तो लेकिन ठीक है, लेकिन हमारा समय भी समाप्त हो गया। चर्चा में बहुत सारे मुद्दे, उसको हम लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा के लिए यहाँ पर समय समाप्त हो गया। लेकिन स्वदेश न्यूज आप लगातार देखते रहिए क्योंकि हम पल पल की खबर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रुझानों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते हुए साफ तौर से दिखाई दे रही है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।